हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके लिए मैं ये एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है डॉक्टर स्वाति लेक्चर्स। इसमें मेरा एम है कि जो आपके मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर लाऊंगी। आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई डिमांड हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर लेकर आऊँगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो ये मेडिकल की पढ़ाई जिसे बहुत कठिन माना जाता है उसको मैं किसी तरीके से आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूं, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। और आप जब उसे समझेंगे तो फिर जब आप एक डॉक्टर बनेंगे तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका फ़ायदा आपके मरीजों को ही डेफिनेटली होगा। तो जनरल एनाटमी इंट्रोडक्शन, क्यों मैं ये टॉपिक क्यों लाई हूँ? आपने सभी अभी नीट पास किया होगा, आप सब बहुत बेहद खुश हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप में से कई लोग ये मान रहे होंगे कि शायद हमने कोई अपनी लाइफ का जो एक पड़ाव या एक मंजिल हासिल कर ली है, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आए हैं, आपको जो फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स मिलेंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिजियोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अप टू 12th मिलती रहती है, आपको वो इतना कठिन महसूस नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री की भी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए है, तो वो भी आपको इतना कठिन महसूस नहीं होगा जितना कि आपको ये एनाटमी महसूस होती है। आप किसी भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से पूछिए, मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से पूछिए कि आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, वो यही कहेगा कि मुझे एनाटमी सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th तक की जो स्टडीज़ हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में की हैं, दोज हु हैव स्टडीड अप टू 12th इन देयर ओन लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी मराठी हो, बंगाली हो, या आपकी जो मलयालम हो, तेलुगु हो। इनमें से जिन बच्चों ने अपने रीजनल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई कर रखी है उनके लिए खासकर ये टॉपिक ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो आपका जो टीचर है या जो आपका डिसेक्शन से पहले जब आपकी LCD होती है तो उस समय आपके जो रेजिडेंट हैं वो आपको फटाफट बताते चले जाएंगे कि ये मसल यहाँ से निकली, यहाँ इंसर्ट हुई, ये इसकी ब्लड सप्लाई लेटरल, मीडियल, डॉर्सल। और उस समय जब वो आपको बताते चले जाते हैं तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, और उस समय जब हम अपने दिमाग में एक लेटरल तक पहुंचते थे, इतने में हमारे जो टीचर थे वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते थे। जब हम फिर वापस से टीचर पर केंद्र करते थे तो फिर वो एक वर्ड सुना डॉर्सल, तो हम अपने दिमाग में इमेजिन करते थे कि डॉर्सल ये, तो इतने में वो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाते थे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो कुछ टर्म्स हैं एनाटमी की जो आपको पता होनी चाहिए, हम सबसे पहले उन्हीं को कवर करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी इसका लाभ आने दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको टाइमली न्यू वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में खास पहले जानकारी चाहिए, यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वो वीडियो लेकर आऊँगी। सबसे पहला जनरल एनाटमी का इंट्रोडक्शन। एनाटमी वर्ड, ये एनाटमी वर्ड आया कहाँ से है? ग्रीक एंड लैटिन। ये ग्रीक वर्ड है, इट इज़ एनाटॉमी, इसका मतलब होता है कटिंग अप। ओके, हालांकि एनाटमी इज़ नॉट ओनली कटिंग अप, और इसी कटिंग अप को अगर हम लैटिन भाषा में देखते हैं तो दैट मीन्स डिसेक्शन, जो कि आप एनाटमी में करते हो। एनाटमी जानने के लिए यू डू अर्लियर, पहले एनाटमी जानने के लिए क्या होता था? डिसेक्शन ही हुआ करता था। नाउ अ डेज एनाटमी जानने के लिए अब आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अब आप CT स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम में एनाटमी जानने के लिए आप केवल डिसेक्शन करते थे। तो ये लैटिन वर्ड इज़ डिसेक्शन, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ग्रीक वर्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ नाउ अ सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट मियर कटिंग अप और डिसेक्शन। ये केवल एक कटिंग अप करना या डिसेक्शन करना नहीं है, दिस इज़ ए एंटायर सब्जेक्ट ऑफ अगर हम ह्यूमन एनाटमी की बात करें, यू स्टडी ह्यूमन एनाटमी, यू डोंट स्टडी ओनली एनाटमी, इट इज़ ह्यूमन एनाटमी। क्योंकि हम इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं, जहां आप वेटनरी स्टडीज़ करेंगे तो वहां पे आपको एनिमल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो एनाटॉमी का मतलब है टू नो कि हमारा जो शरीर है उसमें कहाँ पे कौन सा ऑर्गन कैसे स्थित है,
उसके आसपास क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। अगर आप किसी मसल की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो जब आपको ये समझ में आएगा तो आप उसका काम समझ सकते हैं और फिर वो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पता चलेगा कि उसको कहाँ पे क्या समस्या है। आपका हार्ट अगर सिचुएटेड है तो किस प्रकार से सिचुएटेड है, इसी प्रकार की वजह से हम ECG को समझ सकते हैं। आगे पूरा आपका जो ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। एक लैंडमार्क्स होते हैं बॉडी में कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ पे क्या स्थित है, क्या उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर है, क्या उसमें जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी आप उसकी डिसीज्ड पार्ट को कर पाएंगे। स्पेशली इन सर्जिकल ब्रांचेस, जब आप किसी पेशेंट को ओपन करते हैं तो आप जब ओपन कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू नो कि वो कहाँ, आपको कहाँ पहुँचना है और उस जगह पहुँचते हुए आपको किस चीज़ को डैमेज नहीं करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, नर्व्स ऐसी आपको रास्ते में मिलेंगी जिनको आप बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। अगर वहाँ पे आपकी इंजरी हुई तो फिर वह मरीज की जान के लिए भी मुश्किल बन सकती है। तो इसीलिए हमें एनाटॉमी की नॉलेज होना एक मेडिकल स्टूडेंट को बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। आपको जब तक नॉर्मल नहीं पता होगा, आप एबनॉर्मल का या आप उसको समझ नहीं सकते हैं। आप एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में उन्हीं चीज़ों का फंक्शनिंग पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में आप उन्हीं फंक्शनिंग का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें हो रहा है वो पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपका मिला के बेसिक हैं। आप तीनों को अलग जब आप हायर प्रोफेशनल ईयर्स में जाएंगे तो इन तीनों को आप जोड़ के ही इस्तेमाल करते हैं। अब सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के क्या क्या सब डिवीजन होते हैं। पहले के टाइम पे केवल कैडेवरिक एनाटॉमी होती है। आप डिसेक्शन हर रोज़ 2 घंटे करेंगे पूरा फर्स्ट ईयर। कैडेवरिक एनाटॉमी, कैडेवर आप जानते हैं कि आपको एक डेड एम्ब्लेम्ड प्रिजर्व्ड बॉडी दी जाती है। उसको आप जैसे आपके टीचर्स आपको बताएंगे, नेकेड आई से देखते हुए आप उसका डिसेक्शन करेंगे। आप देखेंगे कौन सी मसल कहाँ से निकल रही है, तो आप डायरेक्ट विजुलाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, है ना। तो वो हो गई आपकी कैडेवरिक एनाटॉमी। इट इज़ रीजनल एंड सिस्टमिक। कैडेवरिक एनाटॉमी इज़ रीजनल एंड सिस्टमिक। उसके बाद जो होता है दैट इज़ लिविंग एनाटॉमी। अब हम लिविंग एनाटॉमी कर सकते हैं कैसे? जो आप फिजियोलॉजी में सीखेंगे, आप पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, ये सब कुछ आप फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ बाय लिविंग एनाटॉमी। देन एम्ब्रियोलॉजी, ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसे आप बुक्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसको अब अल्ट्रासाउंड एंड MRI में भी देख सकते हैं, या अगर अबॉर्टस हमें मिलता है तो हम उसके इंस्पेक्शन और उसके डिसेक्शन से भी इस चीज़ को सीखते थे। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसकी आप अलग पूरी एक किताब है, उसको भी आप पढ़ेंगे कि इसमें हिस्टोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, हाउ अ नॉर्मल, जो भी आपने अगर आपने इंटेस्टाइन लिया है या आपका मसल है या बोन है या कोई भी आपका ऑर्गन है, तो वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मली कैसे दिखता है, दैट इज़ हिस्टोलॉजी। उसी चीज़ को आप अगले ही साल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि उसमें जब कोई कमी आ रही है या उसमें कोई पैथोलॉजी हो रही है तो उस पैथोलॉजी में वो नॉर्मल फीचर में क्या फ़र्क आता है। सो जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा, यू आर नॉट एबल टू मेक कि उसमें पैथोलॉजी क्या आई है। तो हिस्टोलॉजी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम देखते हैं दैट इज़ हिस्टोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस एनाटॉमी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सरफेस एनाटॉमी आपके काम आती है कि भाई जब हम ऑस्कल्टेशन करते हैं तो जो हम हार्ट साउंड सुनते हैं तो उसके लिए हम कहाँ पे अपना स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है, दैट क्योंकि वो हमें कैसे पता चलता है, सरफेस एनाटॉमी से। तो ये सरफेस एनाटॉमी कहाँ पे नीचे कौन सा ऑर्गन है उससे हमें, या किडनी के लिए हमें कहाँ पाल्पेट करना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस एनाटॉमी। एंड हाउ डू वी नो, क्योंकि हमें बेसिक पता है कि भाई किडनी यहाँ से यहाँ तक लोकेटेड है, तो अगर हम यहाँ पाल्पेट करेंगे तो हमें किडनी का पाल्पेशन होगा। लिवर जो है नॉर्मली आपका रिब केज के बियॉन्ड पाल्पेशन में नहीं आता है, लेकिन वो अगर आपको पर एब्डोमेन में पाल्पेट हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि लिवर इज़ एनलार्ज्ड या स्प्लीन इज़ एनलार्ज्ड, दैट इज़ सरफेस
एनाटमी। द रेडियोग्राफिक और इमेजिंग, क्योंकि अब हम एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये बहुत हमें इजीली अवेलेबल है और हम करते हैं, तो वी कैन स्टडी वेरियस थिंग्स। नाउ ऑन लिविंग ह्यूमन, हमें कैडेवर का तो आपको जब पढ़ाया जाता है तब बताया जाएगा, लेकिन हम लिविंग लोगों में भी अब एनाटमी इस तरीके से ट्रेस आउट कर सकते हैं एंड वी कैन कंपेयर ऑल्सो। नाउ कंपेरेटिव एनाटमी, कंपेयर विद द अदर एनिमल्स एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज, जो डेवलपमेंटल हुआ है उसमें हम कंपेयर करते हैं। नाउ अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल एनाटमी एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज न्यूअर ब्रांच, स्पेशल ब्रांच विच डील्स विद द information present in the chromosome. So this is all about the anatomy. इसका nomenclature कहाँ से आया है, प्लस आपका इसका जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनाटमी आपको पता होना चाहिए। नाउ एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का हम जो देखते हैं बेसल नॉमिना एनाटॉमिका इसे कहा जाता है। इसके ऊपर आपको ये नाम MCQ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट जो होती है वो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत तेज़ी से दौड़ा नहीं सकते। जब आप MBBS पूरा पास आउट कर जाएंगे तो ये नॉमेनक्लेचर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, आपके जोक्स भी इन्हीं नॉमेनक्लेचर के ऊपर होंगे डेफिनेटली। आपके घर में कोई डॉक्टर है, आप उससे पूछिएगा इस बात को। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए नॉमेनक्लेचर इतने भारी महसूस होते हैं कि आपको, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर विद देम, आपको नहीं पता कि वो क्या है। तो जब तक कोई चीज़ आपके रूटीन में, आपके जीवन शैली में शामिल नहीं होती है तब तक आपके लिए वो बहुत ही परेशान करने वाली होती है। पूरे 5 साल की जर्नी में, 4.5 साल प्लस 1 साल, 5.5 साल की जर्नी में आपके लिए ये धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर आपकी जीवन शैली में शामिल हो जाएंगे और आप इन नॉमेनक्लेचर के ऊपर जोक्स आपके इसी पे रहा करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपको अभी फर्स्ट ईयर पे फोकस करना है, स्पेशली एनाटॉमी पे। तो इसलिए मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर डिटेल में समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। जब आप एनाटॉमी का वाइवा देने जाएंगे, आपसे जो एग्जामिनर है वो कहेगा स्टैंड इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन। आपको पता ही नहीं है, हाँ 5 साल के बाद आपको ज़रूर पता होगी, लेकिन अभी आपको पता होनी ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि स्टैंड इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो आप कैसे खड़े होंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में? जब आप खड़े होते हैं, आपके जो फीट होते हैं, पैर जो हैं वो आपके दोनों जॉइंट होने चाहिए। आपके जो ये जो सरफेस है, हाथ, हथेली जिसे आप कहते हैं, ये आपका आगे की तरफ दिखना चाहिए। तो दिस इज एन एनाटॉमिकल पोजीशन। इन दिस वे आपका एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। इफ़ यू स्टैंड लाइक दिस, आपका अगर ये पीछे का हिस्सा नज़र आ रहा है आगे, दिस इज़ नॉट एन एनाटॉमिकल पोजीशन। आपसे एग्जामिनर 50% स्टूडेंट से तो डेफिनेटली जब आप उनके कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे होंगे तो वो ये देखना चाहते हैं क्या बच्चे को बेसिक भी आता है। तो वो बच्चे से कहेंगे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ। तो वो जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं खड़े हो पाओगे, वहाँ पे ही आपका वाइवा फिनिश हो जाएगा। फिर वो आगे आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है, आप स्पेशली दिस थिंग, ये आपके आगे आने हैं। कैसे? ऐसे। और पैर आपके दोनों साथ में होने चाहिए। दिस इज़ एन एनाटॉमिकल पोजीशन। सो ये आपकी इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब वो पूछेंगे व्हाट इज सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन का मतलब है आप लेटे हुए हैं। आपको वो एग्जाम में नहीं कहेंगे कि आप सुपाइन पोजीशन में आइए, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पे कोई जगह नहीं होती है कि आपको लेटने को मिले। बट इफ़ यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन, देन मे बी योर वाइवा गो टूवर्ड्स पोजीशन ओनली। वो आपसे अलग अलग पोजीशंस के बारे में पूछेंगे। तो आपका जो सुपाइन पोजीशन का मतलब है, सुपाइन में फेस ऊपर होता है, आपके जो हाथ होते हैं वो आप अपना ऊपर की तरफ, इसी एनाटॉमिकल पोजीशन को अगर आप लिटा दो एक तरीके से, तो वो आपकी सुपाइन पोजीशन होती है। मतलब कि आपका जो फ्रंट सरफेस है वो ऊपर की तरफ देख रहा है और आप अपने बैक पे लेटे हुए हैं। और याद रखिएगा, आपके हाथ सुपाइन पोजीशन में भी ऊपर की तरफ
आने चाहिए। प्रोन पोजीशन, इसी का उल्टा प्रोन पोजीशन होता है, मतलब आप अपने फेस के बल, पेट के बल लेटे हुए हैं और आपका जो बैक है, बैक आपका ऊपर की तरफ है। दिस इज़ अ प्रोन पोजीशन। ये सब आपको अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा बार बार रिमाइंड करना, तो ये आप बार बार अपना एक जगह कहीं लिख लीजिए, कहीं लगा लीजिए, या फिर इस चीज़ को आप डेली पढ़िए, बोलिए, खासकर बोलिए इसको, तो आपको ये अच्छे से इजीली रिमाइंड करना आ जाएगा। प्रोन पोजीशन, आप पेट के बल लेटे हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं प्रोन? आप पेट के बल लेटे हैं, पी फॉर प्रोन, पी फॉर पेट, तो आप पेट के बल लेटे हुए हैं प्रोन पोजीशन में। ओके, सुपाइन पोजीशन में सिर आपका पीछे की तरफ है ना, सुपाइन पोजीशन में सिर आपका पीछे की तरफ है। अभी तो आपको ये ऐसे याद रखना पड़ेगा, हमने भी ऐसे ही याद रखा था, लेकिन अब अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन, व्हाट इज़ सुपाइन पोजीशन, अब हमें कोई नींद में भी जगा के पूछता है तो हम बता देते हैं, बट शुरू में आपको याद रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। आपको अपने पेट के बल लेटना है, प्रोन पोजीशन, सिर के बल आप लेट रहे हैं, इट इज़ सुपाइन पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है? लिथोटोमी पोजीशन जो होती है वो डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल की जाती है। इसमें आपके जो दे विल आस्क स्पेशली इन गायनी, अभी तो नहीं आपसे लिथोटोमी पोजीशन मोस्टली पूछा जाएगा, बट इन गायनी जब आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे या इन 2nd ईयर में जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपसे लिथोटोमी पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा। तो लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है आपके, अब आप ऐसे तो बोल नहीं सकते ना एग्जाम में कि पैर आपके ऊपर हैं, तो व्हाट यू विल से कि योर थाइज दे आर फ्लेक्स्ड 90 डिग्री। थाइज जो होते हैं दे आर फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स्ड मतलब जब आपका सरफेस आपके बॉडी के नज़दीक आता है, थाइज आर फ्लेक्स्ड, और आपका नी भी फ्लेक्स होते हैं, एंड दे आर हैंग्ड, ऊपर एक सपोर्ट से उसको हैंग किया जाता है। सो दिस एक्सपोजेज द पेरिनियम, इससे पेरिनियम आपका जो पेल्विक एरिया है, पेरिनियम आपका एक्सपोज हो जाता है, इसको आप लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। सो कहाँ यूज़ होती है? जब डिलीवरी होती है बेबी की, उस समय ये लिथोटोमी पोजीशन यूज़ होती है। अभी हम बात करेंगे प्लेन्स की। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आपसे इतनी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ड्रॉ अ कोरोनल सेक्शन, या ड्रॉ अ ट्रांसवर्स सेक्शन एट दिस लेवल, ड्रॉ अ कोरोनल सेक्शन एट दिस लेवल, या ड्रॉ अ सजाइटल सेक्शन एट दिस लेवल। अब ये कौन से सेक्शन और कौन से आपके प्लेन्स हैं, तो इन्हें कैसे आप याद करेंगे? प्लेन जो है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्लेन किसी भी बॉडी के एरिया, किसी की भी बॉडी से कहीं से भी आपका जो एक प्लेन पास हो रहा है। प्लेन इज़ ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऑलवेज रिमेंबर। उसमें प्लेन में हमेशा आपको 2 डायमेंशन नज़र आएगा, नॉट 3 डायमेंशन। ओके, सो प्लेन इज़ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सजाइटल प्लेन की। एक होता है सजाइटल प्लेन, एक होता है कोरोनल प्लेन, और एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रांसवर्स प्लेन, ये बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। किसी भी बॉडी को, किसी आपकी जो बॉडी है, मैं तो ऐसे ही बना दूंगी आपको, उसको आप ट्रांसवर्स वे में, क्योंकि नाम क्या है ट्रांसवर्स, यहाँ पे आप ट्रांसवर्स सेक्शन दे रहे हैं, तो जो आपको नज़र आएगा दैट इज़ अ ट्रांसवर्स प्लेन। सो ट्रांसवर्स प्लेन, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है सपोज ट्रंक के टाइम पे, तो ये आपका आ गया एंटीरियर, ये आपका आ गया पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, लेटरल मतलब साइड में, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। तो जब ये एंटीरियर आ रहा है, ये पोस्टीरियर आ रहा है, देन दिस बिकम्स राइट lateral and this becomes left lateral। ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका, अब यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे सबसे पीछे आपका क्या आएगा, स्पाइन आएगा, फिर आपका क्या आ सकता है, जो लिवर आएगा, यहाँ पे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ये इंटेस्टाइन आएंगी, और बाहर की तरफ ऐसे आपका क्या आएगा, रिब आएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, स्टर्नम आएगा, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये बनाने को आएगा कि ट्रांसफर सेक्शन एट दिस लेवल आपको बनाना है। तो आप एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल आप लिखेंगे। राइट लेटरल की तरफ आपका लीवर आएगा, लेफ्ट लेटरल की तरफ आपका स्प्लीन आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। जब बीच में से कहीं से भी, ट्रांसवर्स प्लेन कहीं पे भी हो सकता है, ट्रांसवर्स प्लेन हमारा इसका भी हो सकता है। ट्रांसवर्स प्लेन जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन का भी आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें भी आपको ट्रांसवर्स प्लेन कहीं पे भी बनाया जा सकता है। तो जो बॉडी को आगे से पीछे तक कट करे। अब आगे सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। सो सजाइटल, कोरोनल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सजाइटल है, कौन सा कोरोनल है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सजाइटल प्लेन जो होता है, जैसे ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, एक प्लेन तो आपको काट सकता है, किसी को बॉडी को इस तरीके से वो प्लेन जा रहा है, तो दिस इज वन प्लेन, और एक प्लेन जा रहा है, ये दोनों प्लेन लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, ठीक है। ये तो ट्रांसफर्स हो गया। बोथ दीज प्लेन्स आर लॉन्जिट्यूडिनल, खड़े हुए हैं, है ना। जैसे हमने ज्योग्राफी में लॉन्जिट्यूड्स पढ़ी हैं, सीधी सीधी लाइन होती है, ऐसे दे बोथ द प्लेन्स आर लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन एक जाएगा ऐसे हमारी बॉडी में से, जो हमारी बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर दे। एक होता है ऐसे, जो हमारी बॉडी को इस प्लेन में हमें दिखाएगा। तो ये कैसे याद रखना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सी की शेप क्या होती है, जो आप कानों में लगाते हैं हेडफोन्स, उसको, हेडफोन्स की क्या शेप है, सी, उसे कैसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो याद रखिए कोरोनल प्लेन जो है आपका, वो ऐसा आएगा जैसे आपने मान लो सी शेप्ड हेडफोन पहन लिए। तो इस सी के इसमें आपको अगर कट किया जाएगा किसी भी ह्यूमन बॉडी को, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें हमें अगर जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाएं, इसका हम बनाएंगे कोरोनल प्लेन का, जब हम बनाते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, लेफ्ट की साइड की चीज़, राइट की साइड की चीज़, और सुपीरियर, इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर का मतलब नीचे की तरफ। इन वर्ड्स को याद रखिए। सुपीरियर, अगर मैं आपको किसी भी चीज़ का रिलेशन बता रही हूँ कि सुपीरियर, इन्फीरियर, तो सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। तो हमें इसके क्या रिलेशन दिखाई देंगे इस प्लेन में, कि सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, लेफ्ट लेटरल क्या है, राइट लेटरल क्या नज़र आ रहा है इस प्लेन में। अगर मान लीजिए हम ब्रेन का यहाँ पे आपको कोरोनल सेक्शन लेते हैं, तो उस कोरोनल सेक्शन में हमें ये नज़र आएगा कि इसके सुपीरियर में क्या है, इन्फीरियर में क्या है, सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। ओके, सो दिस इज अबाउट कोरोनल। अब बचा तीसरा कौन सा, सजाइटल। तो जब कोरोनल लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन ऐसा है, तो सजाइटल लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन कैसा होगा, स्ट्रेट, ये आगे पीछे काटेगा। ओके, तो जब ये आगे पीछे काटता है तो इसमें हमें क्या नज़र आता है, एंटीरियर। जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे, मान लीजिए किसी चीज़ की हमने ये सजाइटल प्लेन का ड्राइंग दिया है, तो इसमें क्या आएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वही एंटीरियर पोस्टीरियर, एंड सुपीरियर, इन्फीरियर। इसमें लेटरल नज़र नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या क्या नज़र आएगा, अगर ये शेप दिया है, आप किसी के ऐसे कट पार्ट को देख रहे हैं, एक पार्ट से ऐसे कट पार्ट में देख रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आएगा उस प्लेन में, ये वो प्लेन है, आपको क्या नज़र आएगा, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है। अब अल्ट्रासाउंड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अल्ट्रासाउंड में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अल्ट्रासाउंड में अगर प्रोब, हम जो आपका जो प्रोब होता है इस तरीके से होता है ना, और अल्ट्रासाउंड में हमें प्लेन नज़र आता है, हमें 3D नज़र नहीं आता। जब हम 2D अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें प्लेन नज़र आता है। तो वो जो आपकी रेज हैं, जो आपका व्यू नज़र आएगा, यहाँ पे आपका प्रोब रखा जाता है
और ये व्यू आपका आता है। तो जब आप ये व्यू, ये प्रोब, मान लीजिए आपका ये प्रोब है, ठीक है, ये प्रोब है, जब आप बॉडी में ऐसे रखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, कैसा प्लेन नज़र आएगा, इट विल बी अ ट्रांसवर्स प्लेन, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और उसका लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल। अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवर्स प्लेन, जब आपका प्रोब ट्रांसवर्स रखा हुआ है। अब अगर हम अपना प्रोब ऐसे रखेंगे, राइट, तो हम सजाइटल प्लेन देखते हैं। जब हम प्रोब अपना सीधा रखेंगे तो हमें सजाइटल प्लेन नज़र आएगा, उसमें भी हमको एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर नज़र आता है, ठीक है। कोरोनल प्लेन के लिए आपको बिल्कुल, जब आप एब्डोमेन में अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ऐसे अगर प्रोब रखा हुआ है आपका, ऐसा प्रोब रखा हुआ है तो यू आर टेकिंग अ ट्रांसवर्स प्लेन। ऐसे प्रोब रखा हुआ है तो यू आर टेकिंग अ सजाइटल प्लेन। जब आपको कोरोनल प्लेन लेना पड़ रहा है किसी वजह से, तो हाउ कैन यू टेक इट, यू विल गो लेटरली, बिल्कुल आप लेटरली जाएंगे और यहाँ से अगर आप प्रोब रखेंगे तो उस एरिया में आपको कोरोनल सेक्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो कोरोनल और सजाइटल में, क्योंकि दोनों लॉन्जिट्यूडनल प्लेन हैं और आपको फाइनल ईयर तक ये कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन ये आता रहेगा, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपसे कोरोनल प्लेन की बात कर रहा है कोई, तो आप तुरंत याद रखिए कोरोनल, सी शेप इज़ योर हेडफोन, हेडफोन इज सी शेप। आप जब हेडफोन को लगा रहे हैं तो जिस उस प्लेन में वो जा रहा है दैट इज कोरोनल प्लेन। सजाइटल इज अ लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन गोइंग थ्रू द मिड लाइन। अब मिड सजाइटल में भी एक होता है मिड सजाइटल, जो आपके बिल्कुल सेंटर से जाता है बॉडी से, और एक होता है केवल सजाइटल। तो सजाइटल केवल ये है, मिड सजाइटल तो ये हो गया। अगर हम यहाँ से कोई सेक्शन ले रहे हैं तो दिस इज अ सजाइटल प्लेन, दिस इज अ सजाइटल प्लेन। लेकिन मिड सजाइटल एंड सजाइटल में ये फ़र्क होता है। तो दीज आर द प्लेन्स। ऑब्लिक प्लेन आपका कोई सा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप अगर ऑब्लिक प्लेन में आपने ले लिया, आपने बीच में ले लिया, ना वो बिल्कुल एंटीरियर पोस्टीरियर है, ना वो साइड टू साइड है, वो बीच में से है, तो दैट इज एन ऑब्लिक प्लेन। और कार्डिनल प्लेन जो होता है वो ट्रांसवर्स, द प्लेन ट्रेवर्सेस द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड द कार्डिनल प्लेन, ठीक है। तो दिस व्हाट इज फंडामेंटल पोजीशन, एक तो मैंने आपको अभी बताई एनाटॉमिकल पोजीशन, अब मैं बता रही हूँ व्हाट इज फंडामेंटल पोजीशन। इट इज सेम एज एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सेप्ट जो पाम्स हैं दे आर फेसिंग द बॉडी। जब हम अपने हाथों को अपनी नॉर्मल, जैसे हम खड़े होते हैं स्कूल में, ठीक है, तो जो ये हाथ हैं, इन हाथों को हम अपनी बॉडी की तरफ करके, पैरों की तरफ करके खड़े होते हैं। रूटीनली आपसे किसी से भी कहा जाए, आप अभी वीडियो देखते हुए ज़रा खड़े होके देखिए, आपको जब ऐसे कहा जाए खड़े होने के लिए तो आप क्या करते हैं, आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए आप अपने हाथों को अपने थाई की तरफ रखते हैं, पाम्स को थाई की तरफ रखते हैं, हथेली को, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल पोजीशन। आपसे कहा जाए एनाटॉमिकल पोजीशन, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस इन हाथों को आगे की तरफ घुमा देना है। क्या करना है, आपने इन हाथों को आगे की तरफ, हथेलियों को आगे की तरफ घुमा देना है, तो दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, सो दीज आर, अब कुछ टर्म्स हैं मैं आपको फटाफट बताना चाहती हूँ, जिसको मैं आगे भी डिटेल में दोबारा से बताऊंगी। वेंट्रल और एंटीरियर, एंटीरियर तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, लेकिन इसी एंटीरियर को वेंट्रल कहते हैं। जैसे अब अगर मैं ये कह रही हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन, तो मेरा एंटीरियर क्या है, मेरा फेस है, आगे फ्रंट एब्डोमिनल वॉल है, और ये जो पाम है दे आर ऑल्सो एंटीरियर, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है वेंट्रल। तो अक्सर आपको वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल पोजीशन कहा जाएगा। तो वेंट्रल मतलब एंटीरियर, एंटीरियर इज वेंट्रल, पोस्टीरियर इज डोर्सल। ओके, पोस्टीरियर इज डोर्सल। देन मीडियल, जितना आप बॉडी के नज़दीक आएंगे उसको हम मीडियल कहते हैं। लेटरल, जैसे आप बीच में से बाहर की तरफ जाएंगे दैट इज लेटरल। तो अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है बिल्कुल मिड, इसमें मिड सैजिटल प्लेन में, और दूसरी मान लो एक ब्लड वेसल यहाँ जा रही है, तो मैं उससे क्या कहूँगी, इट इज़ राइट लेटरल।
हम उसकी क्या बताएंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपको एनाटॉमी में रिलेशन, उसकी पोजीशनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, राइट लेटरल हो गया। अगर ये इस तरफ होती तो क्या होता है ये, और मैं इसके लिए कहूँगी कि इसकी पोजीशन इसके रिलेशन में क्या है, तो जब ये लेटरल है राइट लेटरल तो ये क्या हो गया, मीडियल। ओके, मीडियल मतलब उसके अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हो गया लेटरल। प्रॉक्सिमल और क्रेनियल और सुपीरियर। सुपीरियर तो ऊपर, इंफीरियर नीचे। प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द दिस थिंग, टुवर्ड्स द ट्रंक इज प्रॉक्सिमल। तो अगर बात करते हैं दिस इज आर्म, दिस इज फोर आर्म। ओके, तो विच इज प्रॉक्सिमल, दिस इज द आर्म इज प्रॉक्सिमल, यू कैन से। तो दिस इज प्रॉक्सिमल और क्रेनियल। ठीक है, नाउ डिस्टल। डिस्टल का मतलब या कॉर्डल, पीछे की तरफ डिस्टल। अब आर्म अगर प्रॉक्सिमल है तो फोर आर्म क्या है, डिस्टल। तो ये डिस्टल हो गया, जो आपका जितना नज़दीक, अगर मैं रिलेशन में कह रही हूँ तो दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल। सो जो आपकी बॉडी से ट्रंक से दूर जा रहा है उसको हम कहेंगे डिस्टल, जो आपके ट्रंक के नज़दीक है उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। डीप जो अंदर की तरफ है। जब आप ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो ब्लड वेसल्स डिवाइड होती हैं अपनी सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच में। तो डीप जो आपका गहराई में है, सुपरफिशियल जो आपका बॉडी सरफेस के नज़दीक आ रहा है। इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल मतलब ऑन द सेम साइड। अब जैसे हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो अगर मैं कहूँगी कि इप्सिलेटरल लंग, तो वो लेफ्ट लंग हो गया, है ना। और अगर मैं मान लीजिए हम कहेंगे कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी है, एंड इप्सिलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि सेम साइड के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। जिस तरफ का ट्यूमर है उसी तरफ के एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं, तो दिस इज इप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड का भी इन्वॉल्व होना है। तो इन सब चीज़ों की आगे जाके प्रोग्नोस्टिक वैल्यू कई बार होती है, उसका एक्सटेंट हम देखते हैं डिसीज़ का। तो इप्सिलेटरल जिस तरफ की हम बात कर रहे हैं उसी तरफ की और दूसरी चीज़ के बारे में बोलना है, तो यू कैन से इप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल जो अपोजिट साइड की है, तो ये आपका एक टर्म है। इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ जाना, टुवर्ड्स द कैविटी, एंड इवेजिनेशन बाहर की तरफ आना। तो ये आप इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन जो है वो इनसाइड की तरफ ही है, और इवेजिनेशन प्रोजेक्शन जो है वो आपकी जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या जो भी आप ऑर्गन देख रहे हैं उससे बाहर की तरफ हो रही है। तो जो पॉलिप वगैरह होते हैं वो दे आर इवेजिनेशन, दीज आर अबाउट ग्रोथ्स। तो ये अभी मैंने आपको बहुत ही बेसिक एनाटॉमी की इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कोई आपका सजेशन है कमेंट बॉक्स में दें, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।